हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 का रसायन विज्ञान सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है हैलो एल्केन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, ताकि आगे हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानियां ना हो। कुछ टॉपिक हमारे हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहला आपका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। पहला जो टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जानेंगे हम लोग कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, इसके नाम में ही परिभाषा छुपा है। इसमें देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो यही से हमारा परिभाषा बन गया कि कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने जो हमारे यौगिक होते हैं, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे हैं, जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H12 है, या C2H4 है, या C2H2 है। ये सभी आपके हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमने यौगिकों का नाम लिखा है, सभी यौगिक में केवल दो ही तत्व है। इसमें भी एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। भले ही परमाणु किसी में अधिक हो, किसी में कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तत्व केवल दो ही है। इसमें भी दो ही तत्व है, इसमें भी दो ही तत्व है, इसमें भी दो ही तत्व है, और इसमें भी दो ही तत्व है। इस तरह से यहाँ पर हमने जितने भी यौगिकों का नाम लिखा है, ये सभी आपके हाइड्रोकार्बन ही है। जैसे CH4 का नाम होगा मेथेन, C2H6 का नाम होगा एथेन, C3H8 के नाम होगा प्रोपेन, C4H12 का नाम होगा ब्यूटेन, C2H4 का नाम होगा एथिलीन, और C2H2 को बोलेंगे एसिटिलीन। ये सभी आपके सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये आपका सभी हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए, इसमें कुछ और आपको बता रहे हैं हम। जैसे यहां पर देखिए, अगर इसी को हम लिख दें, यहां पर CH3Ca लिख दे, CH3OH लिख दे, C2H5CHO लिख दे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हाइड्रोकार्बन है, तो आपको बतलाना है कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें एक और तत्व भी जुड़ गया है, क्लोरीन। इसलिए ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ये भी आपका हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा है। उसी प्रकार से इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा है। इसलिए ये तीनों आपके हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। तो जब हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे तब क्या होंगे? तब ये हो सकता है आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न या कार्बनिक यौगिक हो सकता है। जैसे देखिए, ये तो रहा हमारा हाइड्रोकार्बन। इसका एक उल्टा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन
व्युत्पन्न। देखिए जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन से ही जो यौगिक बनेगा उसी को हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहेंगे। तो यहीं से इसको परिभाषिक रूप में बदलाएंगे कि हाइड्रोकार्बन से प्राप्त जो हमारे यौगिक होते हैं उसी को हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। या ऐसे भी बता सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से जिन यौगिकों को बनाया जाता है उसको भी एक शब्दों में हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अभी हमने बताया कि CH4 हमारा हाइड्रोकार्बन है, C2H6 भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसी से अगर हम किसी यौगिक को बना ले तो वो हमारा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए आप लोग कक्षा 11 में या कक्षा 10 में फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, क्रियात्मक समूह। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड OH ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का होता है, सिंगल बॉन्ड COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का होता है, सिंगल बॉन्ड CN ये साइनाइड का होता है, सिंगल बॉन्ड NC ये आइसोसाइनाइड का होता है। इस तरह से बहुत आप फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, तो इसमें वही काम करना है। देखिए ये CH4 हमारा हाइड्रोकार्बन है और इसी से हमको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न प्राप्त करना है। तब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर C तो रहेगा ही, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन 3 लिखेंगे। इसमें 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमने लिखा है 3 हाइड्रोजन, और उस एक हाइड्रोजन के स्थान पर इनमें से किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे हम OH को लिख दे रहे हैं तो ये यौगिक बन गया CH3OH, तो ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। उसी प्रकार से यहाँ पर C2H6 है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इससे हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर C2 है तो C2 को ही रहने देंगे, H6 है तो हम यहाँ पर H5 ही लिखेंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमने 5 लिखा है। अब एक हाइड्रोजन के स्थान पर हम इसी को जोड़ देते हैं CN को, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड। तो इधर वाला जो दोनों हमारा यौगिक है ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है और ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम हाइड्रोकार्बन के भाग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन के भाग पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आपका दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों हाइड्रोकार्बन का ही भाग है, जिसमें पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया तो क्या बतलाएंगे आप, इसको ध्यान से देखिए। इसके लिए एक चीज याद रखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जितने भी आपके यौगिक आएंगे, अगर उसका हम श्रृंखला बनाते हैं तो उसमें क्या होगा
कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में हमने लाइन खींचा है ना, इस एक लाइन को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, SINGLE BOND, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जितना भी यौगिक आएगा और उन सभी यौगिकों का अगर हम संरचना सूत्र बनाते हैं तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वे सभी आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में तो बहुत सारे हैं, CH4 भी है, C2H6 भी है, C3H8 भी है, इस तरह बहुत सारे हैं। सबका संरचना बनाया जाए, इसका संरचना बनाएंगे तो एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डों के द्वारा 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसका संरचना बनाएंगे तो आपके एक कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन आपके जुड़े रहते हैं सिंगल बॉन्डों के द्वारा। और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच भी सिंगल बॉन्ड होता है। इसका संरचना बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन में 3-3 आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा सिंगल बॉन्डों के द्वारा, और आपके बीच वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे सिंगल बॉन्डों के द्वारा, और इसके बीच में चाहे इसके बीच में भी आपका सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो यहीं से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा बतला सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। एक बार और देखते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका ये मीथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, और आपका प्रोपेन भी हो सकता है। ये रहा हाइड्रोकार्बन और इसके ये रहे एग्जाम्पल। उसी क्रम में अगला टॉपिक हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका भी परिभाषा लगभग मिलता जुलता ही है। अगला टॉपिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं उसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। जैसे देखिए अगर 2 कार्बन हो, इसके बीच में अगर 2 लाइन ऐसे हम खींच देते हैं तो इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड भी कहते हैं, द्विबंध भी कहते हैं, एथिलीनिक बंध भी कहते हैं, या इसको हम ओलिफिनिक बंध के भी नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 लाइन खींच दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, TRIPLE, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो जब 3 लाइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, त्रिक बंध भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग एसिटिलिनिक बंध के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो भी आपके यौगिक आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका C2H4 आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा, इसका भी संरचना बनाते हैं हम। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन दर्शा देते हैं, उसके बाद 4 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्डों के द्वारा जोड़ देंगे और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दर्शाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं संरचना आप पढ़े भी होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे।
उसी प्रकार से इसका संरचना बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरह से एसिटिलीन की संरचना बनता है। तो यहां पर देखिए एथिलीन की संरचना में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड है, और यहां पर एसिटिलीन की संरचना में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत डबल बॉन्ड वाला भी हाइड्रोकार्बन आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हाइड्रोकार्बन आ रहा है। तो यहीं से हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्लियर हो जाता है, और परिभाषा ये बताएंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी क्रम में देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा, एक हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो इन दो टॉपिकों से मिलकर एक परिभाषा और हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग रसायन विज्ञान सेकेंड पढ़ रहे हैं, जिसको एक शब्दों में हम चाहे तो इसको कार्बनिक रसायन भी कह सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। यहाँ पर हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तभी हमने दो टॉपिक बदलाया, एक बदलाया हमने हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमने टॉपिक बदलाया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अभी हमने पीछे दो टॉपिक बदलाया, एक हाइड्रोकार्बन बदलाया और एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बदलाया। तो हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल में हम लिखे थे CH4, C2H6, उसके बाद C2H4 या C2H2 लिखे थे। इसका नाम भी हमने लिखा था, इसको मेथेन कहते हैं, इसको एथेन कहते हैं, इसको एथिलीन कहते हैं, इसको एसिटिलीन कहते हैं। और इसी से हम कुछ हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को भी बनाए थे। जैसे मेथेन से CH3OH को बना सकते हैं, एथेन से अगर चाहें तो C2H5CN एथिल साइनाइड को बना सकते हैं। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन और ये रहा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, और इन दोनों टॉपिक से मिलकर बन जाएगा हमारा कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का यहाँ पर आप परिभाषा ये बतला सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को ही हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। बस याद रखिए आप हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, जब दोनों याद रहेगा इसके बीच में एक जोड़ देना है केवल तथा, तो परिभाषा बन गया कार्बनिक यौगिक का। तो परिभाषा में क्या बताया कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों को मिक्स करके बतला सकते हैं, लेकिन एक बात यहां पर नोट में यह भी समझना है, एक बात यहां पर नोट में आपको यह समझना है और बतलाना भी है कि सभी प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होता है वे कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक आपका हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है। तो ये रहा आपका कार्बनिक यौगिक। अब चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में आपका अगला वीडियो है जो इस चैप्टर में हैलो एल्केन वाले चैप्टर में जब IUPAC नाम पढ़ेंगे आप, IUPAC
जब नाम पढ़ेंगे तो इसके लिए आपका 3 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होगा, जिसमें पहला टॉपिक होगा आइसो हाइड्रोकार्बन, दूसरा टॉपिक होगा नियो हाइड्रोकार्बन और तीसरा टॉपिक आपका होगा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। ये तीनों आपका जो टॉपिक है IUPAC नाम बनाने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके लिए तीनों टॉपिक बहुत ही सहायक होंगे। इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, ये जो आपका टॉपिक होगा पहला, जिसका नाम है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। देखिए जानेंगे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। देखिए इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए हम कुछ संरचना यहां पर बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। फिर यहाँ पर देखिए और संरचना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। या और संरचना ऐसे। या एक और बना देते हैं संरचना। देखिए यहां पर कुछ हमने संरचना बनाया है, जिसके बारे में आप जानेंगे। संरचना को देखने से तो प्रतीत ये हो रहा है कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो कार्बन है इस तरह से जुड़े हैं, जिसको एक शब्दों में बोल सकते हैं रिजु श्रृंखला के रूप में जुड़े हैं, एक सरल रेखा में जुड़े हैं। तो यहीं से परिभाषा बन जाता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का। परिभाषा बतलाएंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक रिजु श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये रहा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन और इसके रहे ये एग्जाम्पल। देखिए ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, इसका हम लोग नाम बना लेते हैं। तो नाम बनाने के लिए कक्षा 10 में तो ये आप पढ़े ही होंगे। जैसे कार्बनों की संख्या 1 होती है तो हम लोग पढ़ेंगे मेथ। कार्बन जब 2 होगा तो पढ़ेंगे एथ। जब कार्बन 3 होगा तो इसको पढ़ेंगे प्रोप। जब कार्बन 4 होगा तो पढ़ेंगे ब्यूट। जब कार्बन 5 होगा तो पढ़ेंगे पेंट। 6 होगा तो हेक्स। 7 होगा तो हेप्ट। 8 होगा तो आक्ट। 9 होगा तो नोन और 10 होगा तो डे। इस तरह से जब ये याद रहेगा आपको, तो ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का जो हमने एग्जाम्पल दिया है, इसका आसानी से आप नाम बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 चीज आपको देखने को मिल रहा है। एक इसमें देखने को मिल रहा है नॉर्मल और दूसरा इसमें देखने को मिल रहा है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सभी में तो हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने चारों एग्जाम्पल दिया है इसमें केवल 2 ही तत्व है। एक आपका कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन सब में वही चीज है। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि हमारा हाइड्रोकार्बन है।
लेकिन इसमें एक टॉपिक हमारा दिया है नॉर्मल। तो इसमें ये भी हमको क्लियर करना है कि किस यौगिक को हम नॉर्मल बोलेंगे और किसको हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले इसके नाम हम बना लेते हैं। देखिए, जब इसका नाम बनाते हैं तो इसमें हमें कार्बनों की संख्या से ही मतलब होती है। हाइड्रोजन जो आपके होते हैं इसको बैलेंस करने के लिए होते हैं। जैसे इसमें देखिए कार्बन 3 है, 1, 2 और 3। जब कार्बनों की संख्या 3 होता है तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोप। क्या पढ़ते हैं जी? प्रोप पढ़ते हैं। लेकिन कक्षा 11 में या 10th में ये भी आप पढ़े होंगे कि जब कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके नाम बनाने के लिए इसमें हम लोग एन शब्द का प्रयोग करते हैं, माने एन शब्द को जोड़ते हैं। तो प्रोप में अगर एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4 है। तो कार्बनों की संख्या जब 4 है तो पढ़ेंगे ब्यूट, और इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। उसी प्रकार से इसमें कार्बन दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो जब 5 रहता है तो पढ़ते हैं पेंट। इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। उसी प्रकार से इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो 6 रहता है तो पढ़ते हैं हेक्स पढ़ते हैं। इसमें भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा हेक्सेन। तो देखिए, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये आपके हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इस हाइड्रोकार्बन के आगे एक शब्द जुड़ा है नॉर्मल। इसमें जानना है कि नॉर्मल कब होगा और कब नॉर्मल आपका नहीं होगा। तो देखिए, ये आपका प्रोपेन है, अगर इसके हम आगे नॉर्मल शब्द लगा देंगे तो इसका नाम गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इसमें CH2 की जो संख्या है वो 1 है, और जब CH2 की संख्या 1 से अधिक रहती है तब उसमें नॉर्मल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इसमें CH2 की संख्या 2 है तो इसके आगे हम लोग नॉर्मल लगा सकते हैं। इसमें CH2 की संख्या 1 से अधिक है, मतलब 3 है, इसमें भी नॉर्मल लगा सकते हैं। और इसमें 4 है तो इसमें भी हम नॉर्मल इसके आगे भी हम नॉर्मल लगा सकते हैं। लेकिन इसमें CH2 की संख्या 1 है इसलिए इसमें नॉर्मल शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसलिए ये जो आपका प्रोपेन है ये आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल हेक्सेन ये आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। इस तरह से इसमें नॉर्मल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा समझने के लिए, जहां n बराबर नॉर्मल, इस तरह से ये आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। उसी क्रम में चलेंगे हम। अगला टॉपिक आइसोहाइड्रोकार्बन। अगला आपका टॉपिक है आइसोहाइड्रोकार्बन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइसोहाइड्रोकार्बन, देखिए इसके लिए आपको एक समूह याद रखना ही पड़ेगा। जैसे इसमें आता है CH3 का ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड समूह। इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं संरचना के रूप में। CH है तो CH, इस कार्बन से 2 आपका मेथिल जुड़ा है तो ऐसे जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पर CH3 और एक यहाँ पर CH3, और ये सिंगल बॉन्ड समूह लिख सकते हैं। देखिए, इतना भाग को एक शब्दों में हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं, आइसो। अब ये जो समूह होता है ये किसी ना किसी जाकर के रिजु श्रृंखला से ही आपका जुड़ा होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में कुछ दे रहे हैं हम, CH3, यहाँ पर आपका CH,
और यहाँ पर CH3। एक और देखिए यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर भी CH, ऐसे यहाँ पर CH2, CH3। एक और देते हैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, और यहाँ पर CH2 और CH3। देखिए यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिया है आइसो हाइड्रोकार्बन का। तीनों का नाम एक एक करके बतलाते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम हम बना लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि इसमें जो इतना भाग है इसको एक शब्दों में हम बोल सकते हैं आइसो, लेकिन अगर कार्बनों की संख्या को गिना जाए, इसमें कार्बन 1 2 3 4 है, तो अभी हमने बताया कि कार्बनों की संख्या जब 4 रहेगी तो उसको पढ़ेंगे ब्यूट। तो यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे हम लोग ब्यूट। लेकिन देख रहे हैं इसमें भी सिंगल बांड दिख रहा है, तो सिंगल बांडों के लिए इसका जब नाम बनाएंगे तो इसमें एन जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। उसी प्रकार से इसमें भी जो इतना भाग दिख रहा है इसको भी एक शब्द बोलेंगे आइसो बोलेंगे। इसमें भी कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। जब 5 रहेगा तो पढ़ेंगे पेंट पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं कि सिंगल बांड है, इसमें भी एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। इसमें भी देखिए इतना भाग को हम लोग आइसो बोलेंगे, तो इसके आगे भी लिख देते हैं आइसो। और इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। तो यहाँ पर लिख दिए हम हेक्स। लेकिन इसमें भी सिंगल बांड दिख रहा है, इसलिए एन जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा हेक्सेन। तो ये आपका आइसो हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल रहा, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन और आइसोहेक्सेन। लेकिन इसका हम परिभाषा भी जानेंगे। अभी हमने बताया कि ये जो आपका समूह है ये किसी ना किसी जाकर रिजु श्रृंखला से जुड़ा होगा। देखिए ये समूह यहाँ पर भी रिजु श्रृंखला से जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है और यहाँ पर भी जुड़ा है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है कि ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है। जब इस रूप में कार्बन जुड़ा है तो इसको रिजु श्रृंखला बोल सकते हैं। इसीलिए आइसो हाइड्रोकार्बन का यहीं से हम परिभाषा बता सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का ट्वाइस CH सिंगल बांड समूह एक रिजु श्रृंखला से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को आइसो हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। एक बार और देखिए बताएंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का ट्वाइस CH सिंगल बांड समूह एक रिजु श्रृंखला से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम आइसो हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आपका लास्ट टॉपिक है नियो हाइड्रोकार्बन। अगला टॉपिक है नियो हाइड्रोकार्बन। इसके लिए भी एक समूह याद रखना पड़ेगा आपको। यहां पर होता है CH3 का थ्राइस, और वहां पर CH होता था, यहां पर केवल C होगा और सिंगल बांड समूह होगा। यहां पर जो CH3 दिया है इसको हम लोग मेथिल कहते हैं, CH3 को मेथिल बोलते हैं। अब देखिए हम लोग का टॉपिक है नियो हाइड्रोकार्बन। इस समूह को, इस चीज को अगर चाहे तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक कार्बन दिया है तो एक कार्बन, और एक कार्बन से आपका मेथिल 3 जुड़ा है, तो सिंगल बांड के द्वारा 3 मेथिल को ऐसे हम जोड़ सकते हैं, ऐसे। और ये सिंगल बांड है तो सिंगल बांड। और इतना भाग को हम एक शब्दों में बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। अब इस तरह से देखिए हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपका। जैसे यहां पर देखिए एक कार्बन से तो 3 मेथिल आपका जुड़ेगा ही,
ये तो एकदम कंफर्म है नियो के लिए, जो कि यहाँ पर हमने बताया है। अब इस कार्बन से ये रिजु श्रृंखला कितना भी जुड़ सकता है, तो ऐसे हम कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर CH3 फिर CC, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH2 करके आप आगे और रिजु श्रृंखला जोड़ सकते हैं। ये देखिए दो एग्जांपल। अभी हमने बताया इसमें हाइड्रोकार्बन भी है और नियो भी है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन ही लिख लेते हैं। इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हेक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेक्स। अब देखिए इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्डों के लिए एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हेक्सेन। ये तो आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। अब बात रहा नियो का, नियो कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि इतना भाग को हम लोग नियो ही बोलते हैं, तो बस इतने के स्थान पर हम एक शब्दों में लिख देंगे क्या, यहाँ पर नियो, इसका नाम हो गया नियो हेक्सेन। उसी प्रकार से इसमें कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है तो बोल सकते हैं हेप्ट, यहाँ पर लिख देते हैं हम हेप्ट। लेकिन इसमें भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हेप्टेन। लेकिन फिर इतना भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, नियो, तो इसके आगे भी लग जाएगा क्या, इसका नाम हो गया नियो हेप्टेन। तो यहाँ पर नियो हेक्सेन और नियो हेप्टेन, ये दोनों नियो हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल होता है। लेकिन ये जो नियो जुड़ा है, ये जो समूह जुड़ा है, ये समूह एक रिजु श्रृंखला से जुड़ा है। यहाँ पर भी एक जो समूह जुड़ा है, ये भी एक रिजु श्रृंखला से जुड़ा है। तो यहीं से आपका नियो हाइड्रोकार्बन का भी परिभाषा बन गया। अर्थात आप परिभाषा बदलाएंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का थ्राइस C सिंगल बॉन्ड समूह एक रिजु श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम नियो हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।